सोवियत यूनियन के टूट जाने, अमरीका के बाहैसियत वाहिद आलमी कुव्वत दुनिया पर कब्जा जमाने और उसके बाद एक बार फिर रूस के बाहैसियत एक आलमी कुव्वत के उभरने तक का अरसा तकरीबन 30 सालों पर मुहित है। इन 30 सालों में से 20 साल अमरीका ने पूरी दुनिया पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर एक हंगाम मुसल्लत किए रखा। दो मुल्क इराक और अफगानिस्तान बराह रास्त इसकी तबाहकारियों का निशाना बने, जबकि मुराकिश से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस जंग की हौलनाकियों का मजा चखा। इसी दौरान अरब बहार के नाम पर एक ऐसी ना खत्म होने वाली खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में लीबिया, मिस्र, शाम और यमन आज भी खाक और खून में नहाए हुए हैं। इन तमाम मारिकों में आलमी ज़मीर और अक़वाम आलम की हिमायत अमरीकी कुव्वत व जबरूत के सामने जो हुक्म मेरे आका वाली हालत में सर निगूं रही। जंगी अजीम दोम के बाद यूरोप को बराह रास्त मोहताजो दस्ते नगर करने के लिए जो इत्तेहाद नेटो के नाम पर बनाया गया था, वो इन 20 सालों में अमरीकी जुल्म व तशद्दुद का हर अव्वल दस्ता बना दिया गया। जबकि यूरोप से बाहर के आबाद खुशहाल ममालिक मसलन ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा वगैरह सब ने सर तस्लीम खम किया और माली और अस्करी दोनों सूरतों में अमरीकी अफवाज के जलू में मुसलमान ममालिक पर हमलावर होने में मदद करते रहे। लेकिन गुज़श्ता 10 साल सोवियत यूनियन की राख से जिस रूस की चिंगारी ने जन्म लिया है, वो अब एक ऐसा शोला जवाला बन चुकी है जिसमें एक बार फिर ये सलाहियत पैदा हो चुकी है कि वो यूरोप की अक़वाम को खाकिस्तर कर दे। पहली दोनों आलमी जंगों में रूस बरतानिया और फ्रांस का इत्तेहादी था, ख्वाह वो जार की बादशाहत वाला रूस था या स्टालिन का कम्युनिस्ट रूस। 1 जून 2019 को यूं तो बहरे हिंद और बहरुल काहिल की पेंटागन ने जंगी हिकमत अमली की नकाब कुशाई की, मगर जहां इस हिकमत अमली में चीन को एक रजत पसंद कुव्वत के तौर पर इसके गिर्द घेरा तंग करने का अज़्म किया गया है, वहीं अमरीकी फौजी दिमागों ने रूस को भी अपना सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए इसे एक ऐसे कैंसर से तशबीह दी है जिसमें दोबारा जान पड़ चुकी हो। हिकमत अमली के अल्फाज यूं हैं: रिवाइटलाइज मलाइन एक्टर। रूस में ये जान डालने वाला शख्स सोवियत यूनियन की मशहूर खुफिया एजेंसी KGB का तरबियत याफ्ता शख्स व्लादिमीर पुतिन है, जिसने 23 साल की उम्र में 1975 में ग्रेजुएशन के बाद ही ये नौकरी इख्तियार कर ली थी। ये सर्द जंग का जमाना था और पूरी दुनिया में अमरीकी CIA और सोवियत यूनियन की KGB दोनों दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म में खुफिया जंग लड़ रही थी। पुतिन ने इस अहम खुफिया एजेंसी में 16 साल गुजारे। ये सोवियत यूनियन के लिए बहुत अहम जमाना था। उसकी नौकरी के आगाज में ही अफगानिस्तान में सरदार दाऊद बरसरे इक्तदार था और उस पर अमरीकी CIA ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे। अफगान जिहाद के अव्वलीन पेशरो इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार और प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी को जुल्फिकार अली भुट्टो दौर में पेशावर में पुरअमन ठिकाना मिल चुका था। पुतिन की KGB और अमरीकी CIA को इस तरह अफगानिस्तान में उलझाया गया कि उसे वहां पर मुसलसल काबिज रहने के लिए भी हालात मुयस्सर न आ सके और उसकी बाइज्जत वापसी भी मुश्किल बना दी गई। अफगानिस्तान में शिकस्त ने सोवियत यूनियन को आलमी ताकत की हैसियत से माजूल कर दिया और अब उसकी हालत अमरीकी इशारों पर चलने वाले एक मुल्क जैसी होकर रह गई। वो अजीम सल्तनत जो ज़ारे रूस और फिर कम्युनिस्ट जमानों में यूरोप और एशिया दोनों बर्रे में फैली हुई थी, जिसमें 12 टाइम जोन थे, सिमटने लगी। 5 वस्ती एशियाई रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान अलहदा हुई, जबकि यूरोप वाले रूस से 9 रियासतें आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, मालदवा और यूक्रेन अलहदा हो गईं। ये तमाम रियासतें मिखाइल गोर्बाचोव के दौर में अलहदा हुईं, जो अफगानिस्तान से रूसी अफवाज के इनखिला के ठीक 1 साल बाद सोवियत यूनियन पर बरसरे इक्तदार आया। गोर्बाचोव के खिलाफ जिस तरह बगावत करके उसे इक्तदार से अलहदा किया गया, ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें कम्युनिज्म और गोर्बाचोव के नजरिए ग्लासनोस्ट दोनों से लोगों की नफरत नजर आती है। इसी नफरत के नतीजे में 29 अगस्त 1991 को मुल्क भर में कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई और फिर 6 नवंबर 1991 को बोरिस येल्सन ने इस पर बहैसियत पार्टी पाबंदी लगा दी। यूं वो कम्युनिस्ट इनकिलाब जिसका ख्वाब कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख कर दिया था और जिसकी अमली शक्ल व्लादिमीर लेनिन ने अक्टूबर 1917 में रूस में कम्युनिस्ट इनकिलाब बर्पा करके दुनिया को दिखाई थी, ठीक 74 साल बाद दुनिया के नक्शे से गायब होकर तारीख के सफ़हात की जीनत बन गया। पुतिन इस सारे जवाल की सूरत हाल को एक खुफिया एजेंसी के ऑफिसर के तौर पर देख रहा था। इसका उरूज उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ चंद माह के लिए फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का सरबराह बना दिया गया। यहीं से उसके रूस को दोबारा आलमी ताकत बनाने के नजरियात ने मकबूलियत हासिल की और उसे 9 अगस्त 1999 में डेप्यूटी वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किया गया और फिर वो सिर्फ 7 दिन बाद 84 वोटों के मुकाबले में 233 वोट लेकर रूस का वजीर आजम बन गया। उसके 6 माह बाद ही सदर बोरिस येल्सन ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफा दिया और पुतिन निगरान सदर बना दिया गया और सिर्फ 5 माह बाद 7 मई 2002 को वो रूस का बाइख्तियार सदर मुंतखब कर लिया
دیا گیا۔ ان گزشتہ 20 سالوں میں اس نے روس کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ آج وہ دنیا جو 1991 میں صرف واحد عالمی طاقت والی دنیا کہلاتی تھی، اب اس عالمی طاقت امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے روس ایک ایسی طاقت بن کر ابھر چکا ہے جو اسے کبھی جنگ عظیم اول اور دوئم میں حاصل تھی۔ یہی طاقت و قوت ہے جس کی وجہ سے گزشتہ 10 سالوں سے ایک ایسی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جو ماہرین کے نزدیک کسی بھی وقت ایک بہت بڑی گرم جنگ بلکہ تیسری عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے دنیا بھر کے دفاعی اور عسکری ماہرین اس بات پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بحر اسود کے آس پاس کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے، اور قوی امکان یہ ہے کہ وہ یوکرین ہوگا۔ ایسا کیوں ہے اور کیا ہے؟ جو بائیڈن نے 11 فروری 2022 کو امریکی شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کیا یہ واقعی تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز ہے؟ اکتوبر 1962 کے تقریباً 60 سال بعد کوئی امریکی صدر ایک بار پھر اسی لہجے میں بولا ہے۔ حالات بالکل ویسے ہی ہیں۔ اس وقت امریکہ نے سوویت یونین کو نشانے پر رکھنے کے لیے اٹلی اور ترکی میں میزائل نصب کیے، تو جوابی طور پر سوویت یونین نے کیوبا کے صدر فیڈرل کاسٹرو کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے امریکہ کے پڑوس میں واقع کیوبا کی سرزمین پر روسی میزائل نصب کرنے کی منظوری دے دی۔ جیسے ہی امریکی جاسوس طیاروں U-2 نے وہاں پر نصب ان روسی میزائلوں کی تصاویر پینٹاگون کو بھیجیں تو فوراً نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوبا پر حملہ کر کے ان روسی میزائلوں کو فی الفور تباہ کر دیا جائے۔ مگر امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے محتاط کھیلتے ہوئے کیوبا کا سمندری محاصرہ کر لیا۔ کسی بھی ملک کا سمندری محاصرہ عسکری زبان میں دراصل اعلان جنگ ہوتا ہے۔ سوویت یونین چونکہ کیوبا سے ہزاروں میل دور تھا اور اس زمانے میں دونوں ملکوں کو دور مار میزائل کی وہ رینج حاصل نہیں تھی کہ گھر بیٹھ کر حملہ آور ہو سکتے، اس لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا گیا، اور کئی دنوں کے مذاکرات کے بعد سوویت یونین نے اپنے میزائل اکھاڑ لیے تھے اور امریکہ نے کیوبا پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ ان مذاکرات کے دوران کشیدگی اس سطح پر جا پہنچی تھی کہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی مذاکرات کے آخری روز پوری رات ٹیلی ویژن پر امریکی عوام کو جنگ کے لیے تیار کرتا رہا۔ 60 سال بعد ایک بار پھر کسی امریکی صدر کے منہ سے ایسے ہی فکرے سنائی دیے ہیں۔ یہ فکرے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہیں کہ اس دفعہ محاذ جنگ امریکہ کے پڑوس میں نہیں بلکہ اس سے ہزاروں میل دور روس کے پڑوس میں سجنے جا رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اس وقت جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے جب وہ اس کے ساحلوں اور سرزمین کے آس پاس لڑی جانی متوقع ہو، ورنہ اپنی سرزمین سے دور وہ ہر جنگ میں کودتا ہے۔ جو بائیڈن نے تمام امریکی شہریوں کو یوکرین سے نکل جانے کے لیے کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو وہ اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے افواج نہیں بھیج سکے گا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ لڑائی کی اس شدت میں شہریوں کو نکالنے کا کام کیسے ممکن ہوگا۔ انگلینڈ، فرانس اور یورپی یونین کے دیگر ممالک کے علاوہ جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے 11 فروری 2022 کو آسٹریلیا کے دورے کے دوران کہا ہے کہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے اور کوئی بھی چین میں شروع سرمئی اولمپک کھیلوں کے 20 فروری کو خاتمے کا انتظار نہیں کرے گا۔ امریکی صدر سے جب پوچھا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ اپنے شہریوں کو کیوں نہیں نکال سکیں گے تو اس نے کہا جب امریکہ اور روس میں فائرنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ عالمی جنگ ہی ہوگی۔ جو بائیڈن نے کہا آج ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں رہ رہے ہیں، اور پھر جنگ کے اچانک بھڑک اٹھنے اور پھیل جانے کے بارے میں اس نے یہ اہم فقرہ بولا، "We are dealing with one of the largest armies in the world. It is very different situation and things can go crazy very quickly." ہمیں دنیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک کا سامنا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے اور حالات کسی بھی وقت اچانک دیوانگی میں بدل سکتے ہیں۔ جنگ کے یہ بادل آج سے 8 سال پہلے اس وقت منڈلانا شروع ہوئے تھے جب امریکہ نے یوکرین کو اپنے اتحاد نیٹو میں شمولیت کا لالچ دینا شروع کر دیا تھا۔ CIA نے اپنی مشہور عام تکنیک عوامی احتجاج کو سرمایہ اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے نومبر 2013 میں منظم کروایا، جس کے نتیجے میں روس کی حمایت کرنے والی یوکرین کی حکومت کے سربراہ یانکووچ کو زبردستی برطرف کر دیا گیا۔ اس واقعے سے روس کو اپنی سرحدوں پر شدید خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اپنی افواج اور خفیہ ایجنسیوں کو حکم دیا کہ یوکرین کی افواج سے ہتھیار چھین کر یوکرین کا جزیرہ نما علاقہ کرائمیا، جہاں پر روسی اقوام آباد ہیں، اسے یوکرین سے علیحدہ کروایا جائے۔ جب روسی افواج نے وہاں قبضہ کر لیا تو 16 مارچ 2014 کو وہاں ایک ریفرینڈم منعقد کروایا گیا جس میں 97% عوام نے روس کا حصہ بننے کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں کرائمیا کا یہ جزیرہ نما علاقہ روس کا حصہ بن گیا۔ 8 سالوں سے جنگ کی ایسی ہی کیفیت
बहसीत इस पूरे खित्ते पर तारी है। अमरीका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए 8 साल मुसलसल कोशिश की और गुज़श्ता माह अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया कि अब यूक्रेन के पास फैसले का इख्तियार है कि वो कब नेटो में शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यूक्रेन नेटो में शामिल होगा, फौरन अमरीका वहां अपने मिसाइल नस्ब कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने 1962 में क्यूबा में अपने मिसाइल नस्ब किए थे। फर्क सिर्फ यह है कि अब उनमें एटमी मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। रूस वहां प्रॉक्सी जंग भी लड़ रहा है और उसके हिमायत याफ्ता लोग यूक्रेन के मशरकी इलाके दोदनबास में गुज़श्ता 8 साल से एक अस्करी तहरीक चलाए हुए हैं, जिसमें अब तक 14,000 अफराद मारे जा चुके हैं। ताज़ा सूरत हाल यह है कि रूस ने यूक्रेन के इर्द गिर्द अपने 1.5 लाख फौजियों को तैनात कर दिया है। तमाम जंगी साजो सामान वहां पहुंच चुका है और बड़े बड़े कंटेनरों में कायम गश्ती अस्पतालों के साथ साथ बड़े बड़े ब्लड बैंक खून के वसी जखीरे के साथ भी वहां पहुंचा दिए गए हैं। गुज़श्ता जुमे को जब जो बाइडन तकरीर कर रहा था तो उस दिन रूस ने वही कदम उठाया था जो अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ उठाया था, यानी उसने यूक्रेन की बहरी नाकाबंदी कर दी। ये दरअसल ऐलान जंग होता है, लेकिन रूस ने वजाहत ये की कि वो दरअसल बहरे अस्पत में बहरी अफवाज की मशकें कर रहा है जो 10 दिनों तक जारी रहेंगी। जो भी वजाहत हो, इस वक्त यूक्रेन जमीनी और समुद्री तौर पर रूसी अफवाज के घेरे में आ चुका है जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। सदर पुतिन ने कहा है कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूक्रेन, जो कई सदियां रूस का हिस्सा रहा, वो नेटो का हिस्सा बन जाए। जिस दिन ऐसा किया गया, ये हमारे लिए ऐलान जंग होगा। अमरीका दरअसल चीन की मुआशी तरक्की के गिर्द घेरा तंग करने के लिए 2 मुख्तलिफ महाज खोलना चाहता है। अगर सिर्फ चीन और भारत की लड़ाई पर इत्तेफाक किया गया तो रूस एक इत्तेहादी के तौर पर मदद करके जंग का पांसा चीन के हक में पलट देगा। इसलिए अमरीका के नजदीक रूस को ऐसी लड़ाई में उलझाना मकसूद है जिसमें यूरोप के ममालिक उससे नेटो के तहत लड़ रहे हों और वो इस दौरान अपनी अफवाज और असलहा चीन की मदद को ना भेज सके। दूसरी जानिब 4 मुल्की इत्तेहाद UADQ के तहत सरमाया जापान और ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, असलहा अमरीका का, लेकिन मैदान जंग भारत, चीन और पाकिस्तान बनेंगे। गरज जापान के समुंदर से लेकर बरतानिया के रोदबार तक हर तरफ फौजें तैनात हो चुकी हैं। जंगी बहरी बेड़े घूम रहे हैं और फजाओं में हवाई जहाज मंडला रहे हैं। कौन कब और किस वक्त दीवानगी का मुजाहिरा करता है और फिर रहे नाम अल्लाह का।